Now we are going to study about solid state चैप्टर केमिस्ट्री फर्स्ट, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर। पता है हमें मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, एंड मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। इतना हम जानते हैं। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। इंटरमोलिकुलर फोर्स टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल क्लोजर। अगर हम सॉलिड या लिक्विड या गैस की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स बेसिकली ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो उनकी एक स्ट्रक्चर होती है, राइट। तो दो तरह की फोर्स वर्क करती हैं मॉलिक्यूल्स या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में। इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क करती है जो क्या करती है, मॉलिक्यूल को पास लाने का काम करती है। जैसे एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, तो ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की तरह वर्क करेगी, पास पास लाने का काम करेगी मॉलिक्यूल्स को, राइट। दूसरी वर्क करती है थर्मल एनर्जी। जब हम किसी सब्सटेंस को हीटअप करते हैं तो मॉलिक्यूल, हमें पता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं, तो उनकी जो थर्मल एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण ये एटम अलग अलग दूर भागने का प्रयास करते हैं, राइट। टेंड्स टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। तो थर्मल एनर्जी क्या करती है, उन्हें मूव फास्टर करके उन्हें अलग करने में मदद करती है। तो दो फोर्स वर्क करती हैं, राइट। फर्स्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, सेकंड थर्मल एनर्जी। इनके बीच में एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस, जिससे भी सॉलिड या लिक्विड गैस मिलके बने होते हैं, राइट। तो नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली जैसे नोट में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, वी नो दैट, हम जानते हैं, लिक्विड एंड गैस कोल्ड फ्लूइड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं, बिकॉज देयर एबिलिटी टू फ्लो, क्योंकि ये फ्लो हो सकते हैं। द फ्लूइडिटी इन बोथ दीज स्टेट, इन दोनों स्टेट्स में जो फ्लूइडिटी होती है वो क्यों होती है, इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो हम क्या कहते हैं, लिक्विड और गैसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि दे कैन फ्लो, राइट। अभी तो बेसिकली ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, जहाँ से मेन चैप्टर चलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। अब बात करते हैं हम सॉलिड के बारे में। सॉलिड, तो सबसे पहले हम सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सॉलिड हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि हमें पता है, अब एग्जांपल देख लो, आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा या लैपी होगा या पेंसिल होगी, एक्स वाई जेड, सब क्या है, सॉलिड है। और उनकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अच्छा, इनकी फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है? जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, इस तरीके से आपस में क्लोजली होते हैं पैक्ड। तो इसलिए क्या होती है, इनकी एक डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, जैसे मैंने अभी बताया था, वो क्या काम करती है, दो एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करती है, उन्हें पास पास लाने का काम करती है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी होती है सॉलिड्स में, वेरी लार्ज, क्योंकि एटम क्या होते हैं, पास पास। इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा कैसा होता है, नेग्लिजिबल, राइट, क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, पास पास, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। तो सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी। रिजिडिटी, अब जैसे कोई हमारे पास पेन, अगर हम उस पर बाहर से फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। अगर हमने ज़्यादा फोर्स लगा दी तो वो टूट जाएगा, तो इसको हम कहते हैं रिजिडिटी। तो सॉलिड्स की ये चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिक्स शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, राइट। तो ये बेसिक थे, मतलब जो हम पढ़ के आ चुके हैं, बस ये थोड़ा इंट्रो था इसका, राइट। अब जो चलेगा हमारा मेन चलेगा, वेट अ मिनट। हाँ, बेसिकली हमने देखा है जो सॉलिड होते हैं, हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर ये हमारा सॉलिड है। तो ये एटम से बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, आयन से मिलके बने होते हैं। तो इनकी एक अरेंजमेंट होती है, एटम्स की, आयन्स की, मॉलिक्यूल की। अगर मैंने सिंपल वे में कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह सकता हूँ। तो ऑन डिपेंडिंग अरेंजमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड्स को डिवाइडेड किया गया टू कैटेगरी में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, राइट। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड किन्हें कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल अरेंज इन फिक्स्ड ऑर्डर। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो फिक्स्ड होता है। अभी मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ, जैसे
एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, राइट, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा और एक एटम ये। तो इनके क्या है, ये फिक्स्ड ऑर्डर है। ऐसा बहुत लंबा ऑर्डर हो सकता है इस तरीके से, छोटा बनाया मैंने, इसमें बनेगा नहीं, राइट। तो हम कह सकते हैं, तो क्रिस्टलाइन किन्हें कहते हैं, जिनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो फिक्स्ड ऑर्डर होती है। एमोर्फस किन्हें कहते हैं, जिनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं होते हैं, हैप्पीजेडली होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, अगर आप प्रेयर प्रेयर में हो, अपने स्कूल की प्रेयर में हो, तो एक ऑर्डर में होते हो, जैसे एक स्टूडेंट यहाँ, एक स्टूडेंट यहाँ, एक स्टूडेंट यहाँ, ऐसी दूसरी रो भी होगी इस तरीके से, ये रहे स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, डेफिनेट ऑर्डर है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से। तो इसे कहेंगे हम क्रिस्टलाइन। अगर आप अपनी क्लास में हैं और टीचर नहीं है, कोई यहाँ बग रहा होगा, कोई यहाँ बग रहा होगा, कोई यहाँ होगा, यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, तो एक रेगुलर पैटर्न नहीं है कि भाई एक स्टूडेंट यहाँ है, एक स्टूडेंट यहाँ है, एक स्टूडेंट यहाँ, एक स्टूडेंट यहाँ है, जब टीचर क्लास में नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो अरेंजमेंट है ये एमोर्फस की अरेंजमेंट है, राइट। तो नेक्स्ट, आई होप इट इज़ क्लियर। एक इम्पोर्टेंट बात, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, आप अगर प्रेयर में खड़े हैं इस तरीके से, अगर आप अपने से पीछे देखेंगे या अपने साइड में देखेंगे इस तरीके से, तो एक यहाँ तक भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, एक यहाँ भी एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। जबकि अगर मैं एमोर्फस की बात करता हूँ, अगर मैं एमोर्फस का थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊँ, जैसे एक स्टूडेंट यहाँ है, एक स्टूडेंट यहाँ, एक स्टूडेंट यहाँ, एक स्टूडेंट यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करूँ, एक स्टूडेंट इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे है, इस वाले के लिए स्टूडेंट यहाँ पे है, इस वाले के लिए स्टूडेंट यहाँ पे है। तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है किनका, एमोर्फस का, राइट। जबकि क्रिस्टलाइन का क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। थर्ड पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये क्या होते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आइस की बात करूँ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होने लगता है, वो मेल्ट होने लगता है। पर डू नॉट हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ एमोर्फस का, जैसे चारकोल हो गया, हम चारकोल को मेल्ट करते हैं, गर्म करते हैं, सपोज 1 डिग्री टेम्परेचर है, फिर मैंने 2 डिग्री बढ़ाया, फिर 3 डिग्री बढ़ाया, तो वो ओवर आ रेंज ऑफ टेम्परेचर पर, जैसे 1 2 3 बढ़ता जा रहा है, जब भी वो मेल्ट होता जाएगा, तो हम उसके केस में एक शार्प वैल्यू नहीं पता कर पाते कि ये किस पॉइंट पर मेल्ट होता है। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि एमोर्फस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। बात करते हैं एनआइसोट्रॉपिक, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। अब एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है, इसके लिए अभी आगे स्लाइड आएगी जब मैं इसे समझाऊंगा एनआइसोट्रॉपिक होता क्या है। वैसे मैं बता देता हूँ कि अगर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हम उनमें मेज़र करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू अगर डिफरेंट आ रही है, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को डिफरेंट डायरेक्शन से मेज़र करते हैं किसी एक ही चीज़ के लिए, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग आए, तो हम उन्हें एनआइसोट्रॉपिक बोलते हैं। अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन से उसकी प्रॉपर्टी मेज़र कर रहे हैं, जबकि और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है जब वो सेम आए, उन्हें कहते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अभी हम डायग्राम है उससे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, राइट। आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर के लिए। दूसरा होता है क्लीन क्लीवेज। क्लीन क्लीवेज का मतलब ये है, जैसे हम इन्हें नाइफ से कट करते हैं, राइट, जब नाइफ से इन्हें कट करते हैं तो एक क्लीन क्लीवेज देते हैं इस तरीके से। अगर मैंने ये क्रिस्टल बना लिया, अगर मैं इसे यहाँ से काटूंगा तो एक क्लीन क्लीवेज देंगे इस तरीके से, राइट। जबकि एमोर्फस ऐसा क्लीवेज नहीं देते, ये क्लीन क्लीवेज नहीं देते, राइट। तो इसके डिफरेंस भी थे और आप डिफरेंस से अच्छे से समझ भी सकते हैं कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, एमोर्फस क्या होता है। अगर मैं क्रिस्टलाइन का एग्जांपल बताऊं तो NaCl क्रिस्टल हो गया, है ना, क्वार्ट्स हो गए, ये इसका हो गया क्रिस्टलाइन का। अगर एमोर्फस का प्लास्टिक, रबर, ठीक है, एक क्वार्ट्स गिलास आता है, वो भी क्या होता है, एमोर्फस का एग्जाम्पल होता है, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। तो जैसे मैंने यहाँ बताया था समझाने के लिए प्रॉपर्टी को, एमोर्फस क्या होता है और क्रिस्टलाइन क्या होता है, आप समझते हैं। सॉरी एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई क्रिस्टलाइन की, एक मैंने बड़ा मॉलिक्यूल लिया है या एटम लिया है, एक छोटा एटम लिया है, ये कोई ए एटम है, ये कोई बी एटम है, तो इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है किसकी, क्रिस्टलाइन की। तो अगर मैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए और बी, अगर मैं इस डायरेक्शन के अलोंग मेजर करता हूँ किसी प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पर देखो एटम सब लार्ज लार्ज हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन के अलोंग मेजर करता हूँ तो एक लार्ज है, एक स्मॉल है, एक लार्ज है, एक स्मॉल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर मैं इधर
कोई प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू आएगी और इधर मेजर करूँगा तो प्रॉपर्टी की अदर वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक उन्हें कहते हैं जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी आए डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करने पर। जबकि अगर मैं एमोर्फस की बात करूं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि उनमें कोई रेंज ऑर्डर ही नहीं होता, राइट। तो आई होप ये जो डायग्राम है क्लियर हो गया होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ कि अगर मैं ए से बी तक एटम देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ अलग अरेंजमेंट है एटम्स की, और मैं यहाँ से यहाँ देखता हूँ तो कुछ अलग अरेंजमेंट है। जो प्रॉपर्टीज़ होती है बेसिकली वो अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है एटम्स के, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। जैसे में एक क्वेश्चंस आता है आपके एग्ज़ाम में तो इसे डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जैसे इसमें लिखा था कि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं हैव टेंडेंसी टू फ्लो। एमोर्फस सॉलिड की जो होती है टेंडेंसी होती है फ्लो होने की थ्रू वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। देयरफॉर समटाइम्स दीज आर कोल्ड पेसिडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, पेसिडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे ये बना ग्लास पेन्स फिक्स टू विंडोज। विंडो में जो गिलास लगे होते हैं या डोर्स में लगे होते हैं, किसमें, ओल्ड बिल्डिंग्स में, आर इन वेरिएबल फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम। जैसे एक ग्लास है तो यहाँ से जो ग्लास पाया जाएगा यहाँ से थोड़ा थिक पाया जाता है, ठीक है, कहाँ के मुकाबले, टॉप के मुकाबले, मतलब नीचे मोटा हो जाता है, बीच में थिक पतला हो जाता है। दिस इज बिकॉज क्यों, द गिलास फ्लो डाउन वेरी स्लोली। जो ग्लास होता है जब उस पर रेस पड़ती है सन की तो क्या होता है, गर्म होने लगता है, वो हीटअप होने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे फ्लो होने लगता है, कहाँ पर, नीचे की ओर, डाउन की ओर। तो यहाँ पर ग्लास की जो लेयर हो जाती है थोड़ी मोटी हो जाती है, जबकि बीच में कैसी हो जाती है, थिक, एंड मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर। और जो नीचे का जो पोर्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्लाइटली थिकर। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर के लिए, राइट। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि होता क्या है, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स होती है उसमें शीशे लगे होते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी लॉन्ग समय हो जाता है। तो इसलिए हम इसमें पुरानी बिल्डिंग्स लेते हैं कि कोई कांच का शीशा है और उस पर रेस पड़ रही है तो क्या होता है, जो वो गर्म होकर क्या होता है, फ्लो होने लगता है। जैसे ये बताया है इसमें कि टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू वेरी स्लोली, और बहुत धीरे धीरे स्लोली इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो होने की। इन्हें हम इसलिए क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं और पेसिडो सॉलिड्स भी कहते हैं, किन्हें, एमोर्फस को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर लेना अपनी कॉपी में, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जैसे ये डेफिनेशंस थी, मैंने बताया था आपको अभी, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक, ये पेपर में आता है, डिफाइन द एनाइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर दैट सम ऑफ दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। मैंने अभी बताया था जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, अलग अलग आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज अराइज फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी डायग्राम पीछे डिस्कस किया था, अगर मैं ए से बी की अलोंग मेज़र कर रहा था किसी प्रॉपर्टी को तो बड़े बड़े एटम्स आ रहे थे। अगर मैं इस तरीके से अरेंज कर रहा था, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा आ रहा था, तो एटम की अरेंजमेंट अलग हो गई, तो इसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। अब आता है जैसे एमोर्फस को क्या कहते हैं हम, एमोर्फस सॉलिड्स ऑन अदर हैंड आर आइसोट्रॉपिक। इन्हें हम आइसोट्रॉपिक कहते हैं। दिस इज बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनका कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। तो अरेंजमेंट जो होती है इरेगुलर होती है हर डायरेक्शन से। जब इरेगुलर होगी हर डायरेक्शन से अरेंजमेंट, तो जो वैल्यू आएगी किसी भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे तो वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, बेसिकली आइसोट्रॉपिक, और क्रिस्टलाइन क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, राइट। तो हमारा ये था कुछ छोटा सा पोर्शन। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल।